Okay. Hello friends, welcome to our channel PKR Tech Classes. Today we are going to solve some objective question. I have this question paper for the post of Assistant Engineer Mechanical. We will cover 20 questions in our each video. मेरे पास क्वेश्चन नंबर 101 से 300 तक हैं. हम अपनी हर वीडियो में 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे. ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. हमारे पास हमारा पहला क्वेश्चन है. फॉर द गैस टरबाइन द वर्क रेशो इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ. जो हमारी गैस टरबाइन होती हैं उनके लिए हमारा वर्क रेशो किस चीज़ का रेशो होता है? जो हमारे वर्क रेशो का फॉर्मूला होता है वो होता है नेट वर्क डन अपॉन टोटल वर्क डन. मतलब नेट वर्क डन हम उस टरबाइन से कितना ले पा रहे हैं और उस टरबाइन द्वारा टोटल वर्क डन कितना किया गया. ऑब्वियस ही बात है, टोटल वर्क डन जो किया गया होगा टरबाइन का वो हमेशा नेट वर्क डन से मैक्सिमम होगा या ज़्यादा होगा, क्योंकि नेट वर्क डन हमारा कम होता है हमेशा टोटल वर्क डन से, क्योंकि सिस्टम में कई तरह के लॉस होते हैं, हीट लॉस, मैकेनिकल लॉस. तो नेट वर्क डन हमेशा कम होता है टोटल वर्क डन से. तो हमारा वर्क रेशो आ जाता है नेट वर्क डन अपॉन टोटल वर्क डन. टोटल वर्क डन यहाँ पे टरबाइन वर्क से रिप्लेस किया गया है. ओके, कोई बात नहीं है, अलग अलग अपनी टर्म्स यूज़ होती हैं यूज़ करने की. तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है. हमारा नेट वर्क डन अपॉन टरबाइन वर्क. कंप्रेसर वर्क तो हो नहीं सकता, इसलिए हमारा सी करेक्ट आंसर है. नेट वर्क आउटपुट अपॉन टरबाइन वर्क. ओके, सी इज़ करेक्ट एब्सोल्युटली. इसमें सी मार्क रखा है. ओके, हमारा सेकंड क्वेश्चन है. ए रेफ्रिजरेटिंग मशीन वर्किंग ऑन रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल टेक्स आउट 2 किलोवाट ऑफ एनर्जी पर मिनट ऑफ इन द फॉर्म ऑफ हीट. ओके, इन द फॉर्म ऑफ हीट. हमारे रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम से हमारा रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम वर्क क्या करता है, वो हमेशा सिस्टम के अंदर से हीट एनर्जी को रिजेक्ट करके सराउंडिंग में भेजता है, तभी अंदर कूलिंग मेंटेन रहती है. वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर लिमिट्स ऑफ 200 केल्विन टू एंड 300 केल्विन. इसमें हमें COP एंड पावर कंजम्पशन पूछ रखी है. एक रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम है, वो हमारा 200 केल्विन और 300 केल्विन और 200 केल्विन के टेम्परेचर के लिमिट्स में ऑपरेट कर रहा है रिजर्वायर एंड सिंक के. ओके, और सिस्टम हमारा 2 किलोवाट ऑफ हीट एनर्जी पर मिनट इजेक्ट भी कर रहा है. तो हमारा COP का फॉर्मूला होता है, मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे. हमारा COP का फॉर्मूला होता है T0 अपॉन TK माइनस T0. T0 हमेशा लोअर होता है रेफ्रिजरेटिंग के अंदर का टेम्परेचर, TK हमारा होता है सराउंडिंग का टेम्परेचर. ओके, यानी कि आप T0 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, हमेशा कम टेम्परेचर रेफ्रिजरेशन के अंदर, रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम के अंदर का टेम्परेचर हम 200 लेंगे, क्योंकि अंदर कूलिंग रहती है. इसमें डायरेक्टली आप स्टेटमेंट पढ़ के, अगर आपको रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम पता है तो आप स्टेटमेंट पढ़ के आपको पता लग जाएगा कौन सा रेफ्रिजरेटिंग का टेम्परेचर है, कौन सा सराउंडिंग का टेम्परेचर है. तो हमारा T0 होगा रेफ्रिजरेटिंग मशीन का टेम्परेचर और TK होगा हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर, दैट इज़ 300 केल्विन. ओके, तो इस फॉर्मूले को मैं मॉडिफाई करके लिए आपके आसान बना देता हूँ. COP का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा T लोअर अपॉन T हायर माइनस T लोअर. तो इसमें T लोअर कौन सा है, 200, यानी कि हमारा न्यूमरेटर में वैल्यू आ जाएगी 200 और डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू रहेगी T हायर माइनस T लोअर, दैट इज़ 300 माइनस 200. तो वो वैल्यू आ जाएगी हमारी 100. तो हमारा COP का फाइनल फॉर्मूला आ गया 200 अपॉन 100. ओके, तो हमारा 200 अपॉन 100 उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएगी. तो हमारी COP की वैल्यू आ गई 2. ओके, अब हमें पावर कंजम्पशन का वैल्यू निकालनी है. हमारा पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है Q0 अपॉन COP. Q0 अपॉन COP, और Q0 यहाँ पे होती है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द कोल्ड बॉडी. कोल्ड बॉडी से कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, और इस क्वेश्चन में हमें एनर्जी एब्जॉर्ब दे रखी है, दैट इज़ 2 किलोवाट. ओके, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू Q0 अपॉन COP. एनर्जी एब्जॉर्ब हमें 2 दे रखी है और हमने अभी अपना COP कैलकुलेट कर लिया, वो भी 2 आ रहा है. तो हमारी पावर कंजम्पशन की वैल्यू आ जाएगी 1 किलोवाट. यूनिट्स हमें हमेशा यूज़ करनी चाहिए जब भी हम किसी टर्म को यूज़ करते हैं. पावर कंजम्पशन की जो यूनिट है हमें इसे यूज़ करनी चाहिए. इसमें COP यूनिट लेस होती है एक, इसलिए आपको पता होगा COP की कोई यूनिट नहीं होती अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखी है. कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है हमारा COP स्टैंड्स फॉर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और पावर कंजम्पशन स्टैंड्स फॉर पावर. ओके, बेसिकली पावर तो पावर के लिए स्टैंड करेगा. तो हमेशा मैं आपको मतलब ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमें जब भी कोई हम टर्म यूज़ करें तो हम उसकी यूनिट ज़रूर उसके साथ पढ़े. जैसे कई लोगों को मैंने देखा है पावर को सिर्फ 1 बोल देते हैं, तो हमें हमेशा उसकी पावर की उसकी मतलब जो यूनिट होती है उसके साथ पढ़ना चाहिए. पावर की वैल्यू होती है 1 किलोवाट. ओके, अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. हमारा तीसरा क्वेश्चन है. ए गैस हैविंग नेगेटिव जूल थॉम्पसन कोफिशिएंट व्हेन थ्रॉटल्ड विल. यहाँ पे थ्रॉटल्ड एक प्रोसेस होती है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस होती है थर्मोडायनेमिक्स की. थ्रॉटलिंग प्रोसेस आप स्टडी कर लेना क्या होती है, उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, वो काफ़ी
मतलब अगर आपको पता नहीं है तो मैं उसको आपको मतलब जस्ट इन विद इन मिनट्स आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा व्हाट इज़ थ्रॉटलिंग। ओके, तो इसलिए मैं आप मेरे को कमेंट्स में बता देना, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होती है। यहाँ पे मैं आपको जूल थॉम्पसन कोएफिशिएंट के बारे में ज़रूर एक लाइन में बताना चाहता हूँ। जूल थॉम्पसन एक इफेक्ट होता है जिसमें हम कोई भी गैस या लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं, बट उसको हम इंसुलेटेड फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं ताकि उस जो भी हम गैस और लिक्विड एक प्लेस से दूसरी जगह भेज रहे हैं उसके और इन्वायरमेंट के बीच में कोई मतलब हीट लॉस या हीट एक्सचेंज ना हो पाए। अगर उसके बीच में हीट एक्सचेंज हो गया, दैट इज़ म्यू हमारा लेस देन 0 आ गया, इसमें दे रखा है, हमें पूछ रखा है, तो वो पानी जो भी चीज़ हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो वार्म हो जाएगी, मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। और हमें 104 क्वेश्चन हमारा पूछ रखा है, द एफिशिएंसी ऑफ वेपर पावर रैंकाइन साइकिल कैन बी इंक्रीज्ड बाय। जो हमारी एफिशिएंसी है वेपर पावर रैंकाइन साइकिल की वो इंक्रीज़ कैसे करी जा सकती है। मैं आपको बेसिकली वेपर पावर रैंकाइन साइकिल बताना चाहूँगा। इन्वॉल्व क्या होता है इसमें हम पहले वाटर को वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड देन वेपर से फिर वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें पहली प्रोसेस इन्वॉल्व होगी हीटिंग, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। ओके, हीटिंग, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। हीट करेंगे हम वाटर को, फिर उसको इवेपोरेट करेंगे, फिर अगेन उसको कंडेंस करके वाटर की फॉर्म में ले आएंगे। तो इसमें मैंने स्टडी किया, इसमें हमारी तीनों जो स्टेटमेंट लिखी हैं ये हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाने में मदद करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग फ्लूइड एट विच हीट इज़ एडेड। पहले से ही हम वाटर के टेम्परेचर को हीटअप करके उसको हीटिंग के लिए भेजें तो उससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमें उस वाटर को कम हीट करना पड़ेगा। इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ द वर्किंग फ्लूइड एट विच हीट इज़ एडेड। आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रखा होगा, हमारा जो प्रेशर इंक्रीज़ होता है वो डायरेक्टली, प्रेशर जो हमारा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। अगर हम किसी भी चीज़ का प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो ऑब्वियसली टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो प्रेशर इंक्रीज़ करने से भी हमारा टेम्परेचर रेज होगा। और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग फ्लूइड एट विच हीट इज़ रिजेक्टेड, ये भी हमारा सूटेबल कंडीशन है क्योंकि कंडेंसेशन में हमेशा हमारा टेम्परेचर ड्रॉप होना होता है, तो ये हमारी कंडेंसेशन के लिए मदद करेगा। तो 1, 2 एंड 3 हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने में तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो इसका आंसर है डी, 1, 2 एंड 3। द प्रेफरेंस ऑफ डीजल इंजन फॉर रोड ट्रांसपोर्ट इज़ ड्यू टू। हम हमेशा रोड ट्रांसपोर्ट में हैवी व्हीकल्स में डीजल इंजन क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारे डीजल इंजन होते हैं उसमें आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, उनकी लेटेंट हीट भी कम होती है। डीजल इंजन की मतलब डीजल की लेटेंट हीट भी कम होती है पेट्रोल से रिलेटेड टू। और जो डीजल इंजन होते हैं वो सेम कंजम्पशन पे ओवर ए लार्ज रेंज ऑफ लोड चल सकते हैं। पेट्रोल इंजन कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होगा, अगर हम हाई लोड होगा तो उनमें पेट्रोल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, बट डीजल का कंजम्पशन कम होता है लोड वेरी करने पर भी। हाई लोड पर भी डीजल जो है वो कम फ्यूल कंजम्पशन पे आपको अच्छी एवरेज देगा या लो कंजम्पशन होता है फ्यूल का। ओके, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, लो फ्यूल कंजम्पशन ओवर ए लार्ज रेंज ऑफ लोड। आपने देखा होगा हमेशा हैवी व्हीकल्स में हम डीजल का इंजन इस्तेमाल करते हैं, जैसे ट्रक्स हो गए, हैवी व्हीकल जहाँ पे हमें हैवी लोड कैरी करना होता है, इसीलिए हमें वहाँ पे डीजल का इस्तेमाल करते हैं। लो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन ओवर ए लार्ज रेंज ऑफ लोड। ओके, हमारा 106 क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ फ्लेम प्रोपगेशन इन द सेल्फ इग्नाइटेड इंजन इज मैक्सिमम फॉर एयर फ्यूल रेशियो विच इज़ डैश स्टोइचोमेट्रिक। स्टोइचोमेट्री हमारी एक जनरली स्टडी होती है। स्टोइचोमेट्री हमारी ये पहले से ही स्पेसिफाइड होती है हमारे, आपने बाइक में देखा होगा, बाइक में हमारा कार्बोरेटर यूज़ होता है। कार्बोरेटर किस लिए यूज़ होता है, वो हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर करता है कि किस प्रोपोर्शन में हमें एयर चाहिए, किस प्रोपोर्शन में हमें फ्यूल चाहिए। वो पहले से ही स्पेसिफाइड रहती हैं सारी वैल्यू, बट अगर हम उस स्पेसिफाइड वैल्यू को 10% और रिच कर दें तो हमारी जो वेलोसिटी फ्लेम प्रोपगेशन है इन एसआई इंजन वो हमें मैक्सिमम प्रोपगेट देगी, वेलोसिटी ऑफ फ्लेम को मैक्सिमम प्रोपगेट करेगी, हमारे सेल्फ इग्निशन में हमें मदद करेगी। ओके, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। स्टेलिंग ऑफ ब्लेड्स इन एक्सियल फ्लो कंप्रेसर इज़ द फिनोमिनन ऑफ। स्टेलिंग बेसिकली होती क्या है, स्टेलिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। स्टेलिंग मीन्स रुकना होता है हमारे, मतलब एक्सियल फ्लो कंप्रेसर के जो ब्लेड्स होते हैं वो रुकते क्यों हैं, इन द रुकते किस वजह से हैं। एक्सियल फ्लो कंप्रेसर अगर उसमें एयर स्ट्रीम अच्छे से एडजस्टेड नहीं है, मतलब उनके ब्लेड के कंटूर पे, मतलब ब्लेड की शेप पे अच्छी तरह से जिस पोर्शन पे एयर स्ट्रीम को लगना चाहिए अगर उस पोजीशन पे नहीं लग रही तो वो उसकी ब्लेड्स को रोकेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर पर्टिकुलरली एयर स्ट्रीम डायरेक्टेड नहीं है एयर एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में कि किस जगह पे मैक्सिमम प्रेशर पे एयर लगनी चाहिए, जैसे हम आपको कोई भी चीज़ है आपको घुमाने के लिए उसके पर्टिकुलरली उसके कंटूर के किसी शेप पे पर्टिकुलरली उसी एरिया पे फोर्स करके उसको घुमा सकते हैं। ये नहीं है कि आप उसके पूरे सरफेस एरिया पे
अगर प्रेशर डाल रहे हैं तो वो घूमने लगेगा। ओके, तो स्टेलिंग ऑफ ब्लेड्स इन एक्सियल फ्लो कंप्रेशर इज द फिनोमिनन ऑफ एयर स्ट्रीम नॉट एबल टू फ्लो द ब्लेड कंटूर। ब्लेड कंटूर यहाँ पे जनरली ब्लेड की शेप को बोला गया। ओके, हमारा 8वां क्वेश्चन है रीहीट इज़ असेंशियल इन स्टीम पावर प्लांट। इस हम 108 क्वेश्चन को आप 104 क्वेश्चन से रिलेट करके समझिएगा। 108 क्वेश्चन हमारी रीहीट ऑफ स्टीम पावर, रीहीट इज़ असेंशियल इन स्टीम पावर प्लांट। हम वाटर को रीहीट क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारे स्टीम पावर प्लांट्स में बड़े बड़े बॉयलर्स यूज़ होते हैं वो बहुत उनकी एक्सपेंसिव होते हैं, तो उनको हम कोरोजन और इरोजन से बचाने के लिए, ताकि वाटर ड्रॉपलेट्स उनके अंदर ना जा सके, कोरोजन और इरोजन ना हो सके, तो उनको हम पहले से ही रीहीट करके इंश्योर करते हैं कि उसमें कोई भी वाटर का या मॉइस्चर का कुछ भी कंटेंट ना बचे, जिससे कि वो कोरोजन और इरोजन हमारे स्टीम बॉयलर्स पे कर सकें। इसलिए उनको रीहीट किया जाता है टू रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट एट लो प्रेशर स्टेजेस ऑफ टरबाइन, सो दैट कोरोजन एंड इरोजन प्रॉब्लम्स कैन बी एलिमिनेटेड। ओके, 108 का हमारा डी है व्हेन एयर इज एडियाबैटिकली सैचुरेटेड द टेम्परेचर अटेंड इज़। जब हमारी एयर जो होती है एडिबेटिकली सैचुरेट होती है तो जो हमारा टेम्परेचर अटेंड होता है वो क्या होता है? वेट बल्ब टेम्परेचर अटेंड होता है। ऑब्वियसली करेक्ट है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमारा होता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमारा होता है जहाँ पे ड्यू बनना स्टार्ट हो जाती है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारा होता है जो रूम टेम्परेचर होता है, ड्राई एयर से मेज़र किया जाता है, ना तो उसको रेडिएशन से एक्सपोज किया जा सके ना और किसी रेज से। मतलब जो ड्राई एयर का टेम्परेचर होता है वो हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है। ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर हमारा होता है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के जहाँ कोइंसाइड्स करते हैं वो हमारा ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर होता है। देन सी बचा हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर। तो जब व्हेन एयर इज़ एडिबैटिकली सैचुरेट होती है तो टेम्परेचर अटेंड होता है वो हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर होता है। ओके, एट द पॉइंट ऑफ बाउंड्री लेयर सेपरेशन, एट द पॉइंट ऑफ बाउंड्री लेयर सेपरेशन इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? एट द पॉइंट ऑफ बाउंड्री लेयर सेपरेशन हमारा इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बाउंड्री लेयर सेपरेशन होता क्या है? आई थिंक ये हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स में से क्वेश्चन पूछा गया। ओके, बाउंड्री लेयर सेपरेशन हमारा, ओके, बाउंड्री लेयर सेपरेशन में हमारा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ओके, शियर फोर्स स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस 0 दे रखा है। ओके, क्योंकि शियर स्ट्रेस होता क्या है? क्योंकि टेंसाइल लोड होता है वो एक्सियली एक्ट करता है और शियर स्ट्रेस होता है ट्रावर्सरी एक्ट करता है, तो इसमें शियर स्ट्रेस 0 होगा। डेंसिटी वेरिएशन इज मैक्सिमम, ये हो सकता है, डेंसिटी वेरिएट हो नहीं सकती एट द पॉइंट ऑफ बाउंड्री लेयर सेपरेशन। किसी भी चीज़ का अगर बाउंड्री लेयर पहले मैं आपको बाउंड्री लेयर सेपरेशन बता देता हूँ क्या होता है। बाउंड्री लेयर सेपरेशन होता है जैसे वाटर, कुछ भी चीज़ बाउंड्री लेयर, ऑब्वियसली बाउंड्री लेयर सेपरेशन हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज़ होती है ये टर्म। आपको अगर पढ़ रखी है आपने फ्लूइड मैकेनिक्स तो आपको पता होगा। अब वाटर फ्लो कर रहा है, उसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया तो उस ऑब्स्टेकल को क्रॉस करते हुए जो भी बाउंड्री लेयर होगी ना हमारी, जो बाउंड्री लेयर क्रिएट होगी उसको हम बाउंड्री लेयर बोलते हैं। उस ऑब्स्टेकल के आउटर मोस्ट जो ऊपर होगी ना वो हमारी बाउंड्री लेयर करी जाती है, तो उस पर शियर स्ट्रेस 0 होगा। दैट्स वाई वो किसी भी उसके सामने जो भी आता है उसको ऐसे ओवरफ्लो करके वो उसकी शियर स्ट्रेस उसमें 0 होता है, क्योंकि वाटर में हमारा शियर स्ट्रेस 0 होता है, इसलिए वो किसी भी उसके सामने कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाए वो उसको ओवरकम करके उसके आगे से चली जाती है, उसको कवर अप करके चली जाती है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। 110 का बी इज़ करेक्ट। पेल्टन व्हील इज़ प्रेफर्ड एज द प्राइम मूवर, मतलब प्राइम मूवर, पेल्टन व्हील को प्रेफरेंस क्यों दी जाती है, कब दी जाती है? प्राइम मूवर वेयर हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज आर अवेलेबल। हमारी ये पेल्टन व्हील होती है, हमारी ये होती है रिएक्शन टरबाइन होती है, और हमारी एक दूसरी टाइप की टरबाइन होती है वो होती है हमारी पेल्टन व्हील, हमारी इम्पल्स टरबाइन होती है, और एक दूसरी टाइप की टरबाइन होती है वो होती है हमारी रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन के अंदर हम पढ़ते हैं फ्रांसिस एंड कैप्लन टरबाइन। ओके, पेल्टन व्हील टरबाइन हमारी क्या करती है? हमारी पेल्टन व्हील टरबाइन हमारी करती है पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करती है हमारी काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी इसमें हाई हेड दे रखा है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। ओके, इट इज़ करेक्ट, h a से रिलेटेड है। हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज आर अवेलेबल। ओके, हाई हेड होता है हमारा और लो डिस्चार्ज अवेलेबल होता है। हाई डिस्चार्ज एंड लो हेड आर अवेलेबल, ये भी गलत है। हाई हेड एंड हाई डिस्चार्ज आर अवेलेबल। ओके, नन ऑफ द वो हमारा ए इसलिए करेक्ट है। हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज आर अवेलेबल। जब हमारा हाई हेड होगा और लो डिस्चार्ज अवेलेबल होगा तब उसमें से हमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वर्क मिलेगा। हमारा सेकंड ऑप्शन इसलिए गलत है, हाई हेड एंड लो हेड आर अवेलेबल, हमारा इसलिए गलत है। तो हाई डिस्चार्ज होगा फिर हम उसे लो से हाई हेड में ले जाएंगे तो हमारी एनर्जी और ज़्यादा लॉस होगी, हमें कुछ डिज़ायर्ड मतलब वर्क आउटपुट मिलेगा नहीं। जब हम हाई हेड से ले रहे हैं और उसे लो हेड पे डिस्चार्ज करना ही क्यों है, उसे ऊपर ले जाना ही क्यों है, उसे बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे डिस्चार्ज करो मैक्सिमम एफिशिएंसी लेने के लिए। और हाई हेड एंड हाई डिस्चार्ज आर अवेलेबल, इट इज़, ये तो
बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हाई हेड एंड हाई डिस्चार्ज आर अवेलेबल, उसको उसी हाई हेड से लाना है, फिर उसको उसी हाई हेड पे ले जाकर डिस्चार्ज करना है, ये गलत है हमारा। हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज आर अवेलेबल, वहीं पे हम अपनी पेल्टन व्हील को यूज़ करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। वैन थिक प्लेट इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड, जब हमारी थिक प्लेट सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड होगी तो इसमें हमें ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बट इसमें ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 इसलिए गलत है क्योंकि इसमें टर्म स्ट्रेन यूज़ हो रखी है। स्ट्रेन का फॉर्मूला हमारा होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जो कि हम डायरेक्टली स्ट्रेस अप्लाई करके, लोड अप्लाई करके हम उस पर देख नहीं सकते। हमारा स्ट्रेस इंटरनली इंड्यूस्ड हो जाता है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड होने के बाद थोड़े टाइम के बाद उसमें स्ट्रेन दिखता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन जो हमारी एक प्रोसेस है, ये लॉन्ग टाइम के बाद की प्रोसेस है। स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, आप किसी भी चीज़ पे लोड अप्लाई कर रहे हैं, उसको आप इंस्टेंटली उसकी शेप चेंज नहीं कर सकते, उसको लंबे समय तक उसमें लोड अप्लाई हो रहा है, तो इट माइट बी पॉसिबल उसकी कुछ मंथ्स के बाद उसकी शेप चेंज हो जाए, कुछ ईयर्स के बाद उसकी शेप चेंज हो जाए, कुछ टाइम के बाद उसको, मतलब हमें मिनिमम लोड अप्लाई करते इंस्टेंट इसका हमें स्ट्रेन देखने को नहीं मिलेगा। अगर जैसे हमने लोड अप्लाई किया उसकी शेप चेंज हो गई। और इसमें यहाँ पे तो थिक मेटल प्लेट, थिक प्लेट की बात की गई, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। थिक प्लेट की हम इंस्टेंट नहीं दे सकते कि उसकी हमने जैसी लोड अप्लाई किया उसकी शेप चेंज हो गई। स्ट्रेन होता है हमारा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो इसका 1 एंड 3 इज करेक्ट है। द प्लेन स्ट्रेस अकर एट द सर्फेस, द प्लेन स्ट्रेस अकर इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द प्लेट। ओके, हमारा 113 क्वेश्चन दे रखा है। A cross flow type air heater has an area of 50 meter square. The overall heat transfer coefficient is 100 watt per meter square Kelvin and heat capacity of both hot and cold stream is 1000 kilowatt per Kelvin. The value of number of transfer unit is, NTU stand for number of transfer unit. हमारा NTU का फॉर्मूला होता है, मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, UA/C मिनिमम। यहाँ पे हमारा U होता है ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, मतलब ओवरऑल जो हीट ट्रांसफ़र हुई है हम उसका एक कोफिशिएंट बना लेते हैं, फिर उसको डिजायर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास मतलब जितनी भी हीट ट्रांसफ़र हुई है उसकी एक वैल्यू आ जाती है। तो U हमारा होता है ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। C मिनिमम हमारा होता है C मिनिमम हीट कैपेसिटी, मतलब मिनिमम हीट हम कितनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, इसमें कैपेसिटी दे रखी है इसकी हीट ट्रांसफ़र करने की 1000 वाट पर केल्विन। इसमें बेसिकली जस्ट हमें फॉर्मूला पुट करना है, बाकी सारी वैल्यू इसमें गिवन है। 50 मीटर स्क्वायर हमें ये एरिया दे रखा है, तो मैंने जैसे आपके साथ डिस्कस किया NTU का फॉर्मूला होता है UA/C मिनिमम। तो U की वैल्यू हमें दे रखी है 100, A की वैल्यू दे रखी है हमें 50, तो यानी कि 100 क्रॉस 50 5000 अपॉन 1000। तो न्यूमरेटर में हमारा आ रहा है 5000 और डिनोमिनेटर में आ रहा है हमारा 1000, तो 5 वैल्यू आ जाएगी। ओके, 113 का C इज़ करेक्ट। अब हमें 114 क्वेश्चन दे रखा है। 2 स्फेयर्स A एंड B ऑफ सेम मटेरियल हैविंग रेडियाई 1 मीटर एंड 4 मीटर, और उनका टेम्परेचर कितना है 4000 केल्विन एंड 2000 केल्विन रिस्पेक्टिवली। मतलब बॉल A का टेम्परेचर है 4000 केल्विन एंड बॉल B का टेम्परेचर है 2000 केल्विन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। हमारे जो एनर्जी रेडिएट होती है, एनर्जी रेडिएशन के बारे में भी पूछ रखा है। हमारी एनर्जी रेडिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट फॉर्मूला होता है। स्टीफन बोल्ट्जमैन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा ई एरिया T की पावर 4। इधर हमारा सिग्मा होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन कोफिशिएंट होता है, इसकी एक वैल्यू पहले से ही डिजायर्ड होती है, कांस्टेंट वैल्यू है इसकी सिग्मा की। ई हमारी एमिसिविटी होती है, ये बेसिकली शेप्स पे डिपेंड करते हैं कि बॉडी की शेप ट्रायंगुलर है, स्क्वायर है, सर्कुलर है, हेक्सागोनल है। एमिसिविटी हमारी नंबर ऑफ सर्फेसेस पे डिपेंड करती है कि उस ऑब्जेक्ट के पास कितनी सर्फेसेस हैं जिनसे वो हीट रेडिएट कर सकता है। ओके, ऑब्वियसली हेक्सागन के पास ज़्यादा सर्फेसेस हैं तो वो ज़्यादा हीट रेडिएट करेगा। ट्रायंगल के पास 3 सर्फेसेस हैं तो वो अपनी सर्फेसेस से तो हीट रेडिएट कर सकते हैं, तो 3 सर्फेस हैं वो 3 सर्फेस से हीट रेडिएट करेगा। जितनी ज़्यादा सर्फेसेस होंगी उतनी ज़्यादा एमिसिविटी की वैल्यू हमारी बढ़ती जाती है। एरिया एंड T की पावर 4, तो इधर स्फेयर A एंड B के लिए हमें पूछ रखा है, तो आप इसका जस्ट रेशो निकाल लें, सिग्मा E एरिया T की पावर 4 अपॉन सिग्मा E एरिया T की पावर 4। इसमें हमें स्फेयर की वैल्यू दे रखी है, तो एमिसिविटी को तो हम कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि दोनों स्फेयर हैं। अगर आप एमिसिविटी की वैल्यू निकालेंगे भी तो दोनों के लिए सेम आएगी क्योंकि दोनों के दोनों स्फेयर हैं। हमें स्टीफन बोल्ट्जमैन की वैल्यू मैंने भी कहा कांस्टेंट रहती है, तो आप सिग्मा को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। एरिया एंड T की पावर 4, अब आप एरिया एंड T की पावर 4 की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे तो वो रेशो 1 आएगा। ओके, तो इक्वल टू दैट ऑफ स्फेयर B। हमारी जो एनर्जी रेडिएट स्फेयर A से हो रही है वही हमारी एनर्जी रेडिएट स्फेयर B से होगी। हम अपने 115 क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक एंट्रोपी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। इसमें से हमसे ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग अबव प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सिस्टम
इज़ आर इंटेंसिव, इसमें से इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी दो टर्म यूज़ होती हैं, हमारे थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी वो होती हैं जो मास पे डिपेंडेंट ना हो। और इसकी एक सेकंड टर्म में मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। एक हमारी सेकंड टर्म आती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हमारी वो होती हैं जो मास पे डिपेंड करती हैं। ओके तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के मैं आपको दो बेसिक फॉर्म एग्जांपल बताते हैं जिससे आप एकदम तुरंत समझ जाएंगे। प्रेशर एंड टेम्परेचर, हमारा ना तो प्रेशर उसके मास पे डिपेंड करता है और उसका टेम्परेचर भी हमारा मास पे डिपेंड नहीं करता। जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करना चाहें उतना टेम्परेचर इंक्रीज़ होता रहेगा, उसके मास से इसका कुछ लेना देना नहीं है प्रेशर और टेम्परेचर का। अब मैं आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का एग्जांपल देता हूँ। हमारा एक्सटेंसिव का प्रॉपर्टी का एग्जांपल है वॉल्यूम एंड एनर्जी। हम जितना ज़्यादा मास इंक्रीज़ करेंगे उतनी ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, हम जितना ज़्यादा मास इंक्रीज़ करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो उतनी ज़्यादा एनर्जी एक्सर्ट कर सकता है। जैसे 2 ग्राम का वेट है तो वो कम एनर्जी एक्सर्ट करेगा, 5 किलोग्राम का वेट है वो ज़्यादा एनर्जी एक्सर्ट करेगा। ओके तो इसमें हमारी चारों प्रॉपर्टीज़ टेम्परेचर, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, थर्मल कंडक्टिविटी ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास हैं, इनका मास से कोई लेना देना नहीं है। तो ये 1, 2, 3 एंड 4 हमारी चारों इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। 116 हमारा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्लानिटरी गियर ट्रेन शोन इन द फिगर इज। इसमें हमसे डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा गया है, DOF। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, सन गियर को मूव कर सकते हैं और आप कैरियर आर्म को मूव कर सकते हैं, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी हमारी 2। ओके करेक्ट दे रखा है। फेलियर ऑफ द मटेरियल इज़ कॉल्ड फैटिग व्हेन इट फेल्स। हम एक मटेरियल के फेलियर को फैटिग कब कहेंगे? फैटिग फेलियर हम तब कहेंगे एक मटेरियल को जब वो बिलो द इलास्टिक लिमिट फेल हो जाएगा। इलास्टिक लिमिट हमारी क्या होती है? इलास्टिक लिमिट के बाद हमारी प्लास्टिसिटी लिमिट चालू हो जाती है एंड प्लास्टिसिटी की लिमिट के बाद हमारी यील्डिंग लिमिट चालू हो जाती है। ओके तो जब कोई मटेरियल इलास्टिक लिमिट से पहले ही टूट जाए तो हमारा वो फैटिग फेलियर होता है। और फैटिग फेलियर हमेशा हमारा ब्रिटल मटेरियल्स में होता है। चौक हमारा एक ब्रिटल मटेरियल का एग्जांपल है, चौक जो हम स्कूल में यूज़ करते थे, चौक हमारा ब्रिटल मटेरियल का एग्जांपल है। उसमें कोई पहले सिग्निफिकेंस नहीं होता, उसका मतलब कोई पहले हमारे नोटिफिकेशन नहीं आता कि अब ये फेलियर होने वाला है। बट हमारे एल्यूमिनियम होते हैं, इन सब में हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि अब इधर से ये फेल होने वाला है, क्योंकि उस एरिया से यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है, स्ट्रेचिंग स्टार्ट हो जाती है उस किसी भी पर्टिकुलर स्पेस पे, तो हमें पता चल जाता है अब यहाँ से फेलियर होने वाला है। बट चौक में आप उसको कुछ प्री डिटरमाइंड हमारे पास कुछ उसके फेसेस नहीं होते कि अब इस एरिया से फेल होने वाला है, इस एरिया से फेलियर होने वाला है। ओके तो फैटिग फेलियर ऑब्वियसली बात है हमेशा हमारे ब्रिटल मटेरियल्स में आता है और बिलो द इलास्टिक लिमिट फेल होता है हमारा। अब हम मूव करेंगे 118 क्वेश्चन में। थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल ऑफ 500 mm डायमीटर इज सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल प्रेशर PI 2 Newton per mm square. If the thickness of the vessel is 20 mm, the hoop stress is, hoop stress हमारा क्या होता है? सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस होता है हमारा hoop stress। और इसी में दूसरी टर्म होती है हमारी सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल्स में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ओके सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल्स होते हैं उसमें हमारा दो टर्म यूज़ होती हैं, सर्कमफेरेंशियल और हूप स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। जो एक्सिस के अलॉन्ग स्ट्रेस एक्ट करेगा वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा और जो रेडियाई के अलॉन्ग स्ट्रेस एक्ट करेगा वो हमारा सर्कमफेरेंशियल और हूप स्ट्रेस होगा। हूप स्ट्रेस का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। सिग्मा इज इक्वल टू PI दैट इज P इंटरनल अपॉन DI दैट इज इंटरनल डायमीटर एंड 2T वेयर T स्टैंड्स फॉर थिकनेस। तो इसमें आपको तीनों वैल्यू दे रखी हैं PI, DI एंड T, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। PI DI अपॉन 2T तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 25। ओके हमारे पास नेक्स्ट 119 क्वेश्चन दे रखा है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इन ऑटोमोबाइल इज़ बेस्ड ऑन कंपाउंड गियर ट्रेन। आपने पढ़ रखे होंगे कंपाउंड गियर ट्रेन, ये मैनुअली एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन है। अगर आपने कंपाउंड गियर ट्रेन देखा हो तो वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए नहीं यूज़ हो सकता। इन्वर्टेड गियर ट्रेन ऑब्वियसली नहीं हो सकता। सिंपल गियर ट्रेन तो यूज़ ही नहीं हो सकता, इसीलिए हमारा सबसे सूटेबल क्वेश्चन है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन आपने देखी होगी, वो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन हो सकती है यूज़। अब फिगर बना के समझाना पड़ेगा, मैं अब आपको ऐसे कैसे समझा दूँ। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें अगर आपको ये 19 क्वेश्चन समझ नहीं आया। एंड 120 क्वेश्चन भी ये थ्योरेटिकली समझाया जा सकता है, इसको मैनुअली मतलब वर्बली नहीं समझाया जा सकता। इसमें टेबल बनानी पड़ती है विद फिक्स्ड आर्म, फिक्स्ड सन एंड फिक्स्ड नंबर ऑफ रोटेशंस दे के, एक्स रोटेशन दे के प्लस वाई रोटेशन दे के आर्म को, ये टेबल बनानी पड़ती है। तो ये मैं इसको आपको वर्बली सिर्फ समझा नहीं सकता, इसमें लॉन्ग टेबल बनेगी, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले यूज़ होते हैं। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं अगर आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व चाहिए, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो मैनुअली सॉल्व करके बनाऊंगा। ओके।